ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हमने बहुत सारा यहाँ पर डिस्कस किया कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आपने खुद बताया टीम वर्क, रूल्स रेगुलेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पेक्ट, लीडर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज द लीडर टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। यस, यू ऑल आर करेक्ट। बिहेवियर, टाइम मैनेजमेंट, जो भी हम काम करते हैं, अगर छोटा सा एग्जाम्पल दें, हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो हम टाइम मैनेज करते हैं, कितने बजे हमें निकलना है, कितने बजे वहाँ पर पहुँचना है, फिर वहाँ पर ब्रेक टाइम क्या होगा, फिर हमारी वापसी का टाइम क्या होगा। तो जाहिर बात है हर काम में हमें टाइम मैनेजमेंट तो लाजमन है। आगे चलते हैं सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक वे इन दैट सेंस के जो हम काम करने जा रहे हैं, पता चले कि हमारी एक टीचर एक पे काम कर रही है, दूसरी टीचर दूसरे पे काम कर रही है। जब हम एक यूनिफॉर्मली एक काम नहीं करेंगे, मीन्स एक सिस्टम एक ही गोल पे काम कर सकता है, डायरेक्शंस हमारा लीडर देगा। तो दैट मेन इफेक्ट कम्स ऑन गोल। व्हाट इज अवर गोल? जो हमारा गोल होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, उसके ऊपर पूरा सिस्टम काम करता है। Another thing is quality, quantity। अगर मैं बात करूं इक्वलिटी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में यही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हमारा एक ही यूनिफॉर्मली हम काम करते हैं। अगर हम एक डेफिनेशन को देखें, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इट इज द कलेक्टिवली इफेक्ट। एक बंदे का काम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन चलाना, इट इज कलेक्टिवली। अगर हमने इसको और ब्रेकअप करूं, आपने बताया टीम वर्क, आपकी ही टर्म्स में यहाँ पर लेकर आ रही, आप सब ने हर चीज कवर की। इट इज कलेक्टिवली इफेक्ट ऑफ द कॉमन बिलीफ। कॉमन मीन्स एक बिलीफ होना चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए। एक हम गोल सेट करते हैं अपना, कॉमन बिलीफ, बिहेवियर एंड वैल्यूज। अगर मैं ये तीन चीजें लिखूं और मैं कहूं कि हम बात कर रहे हैं एक गोल की, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कल्चर सेट करती है कि भाई मुझे इस चीज पे काम करना है। हमारा स्कूल है, हमारा क्या है विजन कि हम बच्चों के ऐसी तालीम दें ताकि हमारा बच्चा जो है सोशल, मॉरल, एनवायरमेंटल हिसाब से जो हमारे इलाके हैं उसके साथ या वर्ल्ड वाइज कॉम्पीट कर सके। हम बच्चे को इसलिए तैयार करते हैं। आर यू एग्री? तो हमारा एक तो टीम वर्क, एक हम गोल पे काम करते हैं ऑफ द पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल होता है, पूरी टीम उसके ऊपर काम करती है। तो हम आज अगर स्कूल का एग्जाम्पल लें, हमारे जो ऑपरेटर हैं सर आलम पवर, वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं? एजुकेशन। अगर मैं कहूँ और उसको आप मजीद करें, एलोबरेट, स्टूडेंट्स। आपके प्रिंसिपल्स किसके ऊपर काम कर रही हैं? स्टूडेंट एंड टीचर्स। आपकी जो टीएस है वो किसके ऊपर काम कर रही है? स्टूडेंट प्लस टीचर्स एंड टॉप मैनेजमेंट। अगर मैं आपके बारे में पूछूं, टीचर्स, व्हाई यू पीपल आर हियर? फॉर स्टूडेंट्स। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा सबका एक गोल है, फ्रॉम द ऑपरेटर टिल द टीचर, यही हमारा गोल है, टू गिव एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। हम सब एक ही गोल पर बैठे हैं ना यहाँ पर। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमने कल्चर सेट किया हुआ है कि हम यहाँ पर अगर मौजूद हैं तो स्कूल टाइमिंग्स में तो हम किसके ऊपर काम करेंगे? स्टूडेंट्स पर। कैसे काम करेंगे? हम एक टीम वर्क बनाएंगे, हमारा एक ही गोल होगा। वो गोल हमारा बिलीफ, हमारा बिहेवियर, हमारी जो वैल्यूज ऑफ द पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात समझ में? आगे हम चलते हैं। ये सारी चीजें आपने बता दी। अब मुझे आप लोग बताएं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? वेरी गुड। एक डायरेक्शन नहीं होगी,
अगर मैं आगे और भी इसको एलोबरेट करूं तो वन डायरेक्शन और वन गोल। गोल हमारा ये होगा कि हमें ये चीज अचीव करनी है, पर एटलीस्ट हमारी डायरेक्शन एक होनी चाहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नाकाम होती है क्योंकि वो अपना कल्चर, अपना टीम वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते। वो हर कोई, अगर मैं आपको कोई काम दे दूं कि भाई ये आपको काम करना है, तो मैं आप सबको दूं, आप अपने अपने हिसाब से करें, तो हर कोई अलग अलग डायरेक्शन से करेगा। जब मैं एक डायरेक्शन दूंगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, टाइम आप लोगों का और हमारा बच जाएगा। आर यू एग्री? तो यही है कि इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारा टाइम बच जाएगा और बेनिफिट भी होगा टीचर को, क्योंकि उसको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। मैंने उनको एक ही डायरेक्शन दे दी, भाई ये काम करना है, डायरेक्शन आप ये फॉलो करें। यूनिफॉर्म होगा मींस वन डायरेक्शन होगी। कोई गैप आएगा हमारे बीच में और आपके बीच में? नो। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारी कि हम प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, स्टूडेंट टीचर का टाइम बच जाएगा, एक ही आप काम करेंगी, एक ही टाइम पर आप फोकस कर सकेंगी कि ये डायरेक्शन है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा पाथ मुझे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी इसके ऊपर। उस एक्टिविटी में आप लोग बताएंगे, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दूंगी, उसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि ये पिक्चर क्या बयान कर रही है। ठीक है, आपको मार्क फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं करंटली काम कर रही हैं, तो ये चीज फॉलो कर रही है। व्हाट इज एम मीन्स, सेकंड ए इज एबिलिटी, थर्ड ए इज अकाउंटेबिलिटी। व्हाट यू मीन बाय द मीन्स? चले, ये आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, मैं फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको बताऊंगी आज। यहाँ पर मीन्स का मतलब है कोई भी रिसोर्सेज, आइदर इट इज आईटी, पेपर, व्हाटएवर यू वांट, रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस नीड। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होगी, उसके ऊपर अगर हम काम करना चाहें तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये पॉइंट में रखती है कि व्हाट इज द नीड्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द रिसोर्सेज आई शुड गिव टू माय एम्प्लॉयर टू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, तो रिसोर्सेज हो गए आपके, टूल्स हो गए, माइट बी द आईटी सिस्टम्स, व्हाट सिस्टम्स यू वांट, स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये पूरा एक बंडल ऑफ रिसोर्सेज हमारी क्या करेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की नीड के हिसाब से हम अपने एम्प्लॉइज को देंगे। जैसे आप लोग अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं स्कूल में, तो आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी नीड्स हैं अबाउट योर रिसोर्सेज? टेल मी। बुक्स, क्लासरूम, स्टूडेंट, environment, structure, your whiteboard, your markers, electricity, fans। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहते हैं कि अगर ये रिसोर्सेज होंगी तो हमारे एम्प्लॉयज जो है कंफर्ट जोन में काम करेंगे। ठीक है, the second thing is ability। What is the ability comes in your mind? ये ability किसको कहते हैं? Yes। अगर मैं कहती हूँ कि मुझमें ये काबिलियत है कि मैं ट्रेन कर सकूँ टीचर्स को, मैं कोई लेक्चर दे सकती हूँ, तो ये क्या है, मेरी एबिलिटी है। तो टीचर्स की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज योर एबिलिटी? तो कंटेंट के ऊपर आपकी महारत होगी, ग्रिप होगी, और yes, your control power on the school mechanism or sorry on the students। स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, आप बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए स्किल। और
मैं बच्चों को क्लास के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाऊंगी, डिफरेंट मेथडोलॉजीज लेकर आऊंगी. So these comes in your skills. Here we are talking about the individual. ठीक है. रिक्वायरमेंट क्या है जॉब की? अगर आप टीचर हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल, तो आप टीचर हैं, टीचर्स की कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, हम उसके हिसाब से टीचर को हायर करते हैं. देन दिस इज द हायरिंग प्रोसेस. We see the ability, we see the skills, we see the how the teacher or any other person is coming for the job. What are the skills? What are the commands? What are the grips? What are the focus? What are the controls on it? तो ये सारी चीजें हम देखकर हायरिंग प्रोसेस करते हैं. ठीक है. नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी. Who will tell me what is accountability? Yes, हिसाब किताब और responsibilities. If I am giving you the task, then who is responsible for that? This is also the individual. Accountability of individual. अगर मैं दूसरे हिसाब से कहूँ कि responsibility, who is responsible for that task? Who is responsible for this job? अगर मैं आपको टास्क दे रही हूँ या कोई हमारी जॉब के लिए मैं आपको हायर कर रही हूँ, तो वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कौन सा बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, these all 3 elements are measurable. First the means, second ability and third is accountability. हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एबिलिटी नहीं है और मींस और अकाउंटेबिलिटी है तो काम चल जाएगा. हम ये भी नहीं कह सकते कि मींस और एबिलिटी हो, हम ये देखे ही नहीं रिस्पॉन्सिबल कौन हो, ये भी नहीं हो सकता. ये तीनों एलिमेंट्स इकट्ठे काम करते हैं, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए एलिमेंट. ऑल 3 एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये तीनों चीजें टाइम टू टाइम अपना अपना काम करेंगी. Number 1 is means. What are the resources of the organization? What are the needs? Number 2, when we are hiring some person according to the skills, the hiring process is start. This is called the ability. We see the what ability a person has. Number 3 is accountability. Who is the responsible for any task, a particular task? तो ये 3 चीजें कभी भी अलग नहीं हो सकती. हर ऑर्गेनाइजेशन ये मार्क फ्रेमवर्क जो है चलता जाता है. ये प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है. आगे यहाँ तक बात समझ में. अब मुझे बताएं इम्पोर्टेंस क्या है. अभी मैंने आपको 3 बताई. What are the importance of mark framework? Yes. तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ठीक है. अब मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि 1 लाइन 2 लाइन. मैं बोल रही हूँ 1 2, तो आप भी बोलेंगे 1 2 1 2. जैसे भी आपको हाथ उठाओ, ठीक है. 2 ग्रुप बनाएंगे, हर कोई अपना अपना नंबर याद रखेगा. एक कौन सा जो है 1 है और कौन सा जो है 2 है. ठीक है. आई एम स्टार्टिंग. यस मिस. से 1. यस. हर किसी को अपना नंबर याद हो गया. जो 1s है वो यहाँ पर आ जाए और 2s है वो यहाँ पर आ जाए. वन गोल भी है, वन डायरेक्शन है. वो सबका टाइम नहीं बचेगा. टाइम क्या देखा जब हमने आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जब बनाया, मैंने आपको कहा आप थॉरोली देखें इस पिक्चर को. जो आप पॉइंट्स नोट करेंगी हम यहाँ पर लिखेंगे. हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए.
आप सब ने ये हमें ये पॉइंट्स बताइए। पहली पिक्चर क्या दिखा रही थी कि अनऑर्गेनाइजेशनल कल्चर था, नो एनी मैनेजमेंट वाज देयर वाज अ मिसमैनेजमेंट, अगर हम कहें दूसरा वर्ड। फिर आपने क्या कहा कि वहां पर कोई गोल, कोई टारगेट सेट नहीं था, हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, कोई डायरेक्शंस नहीं थी, नो एनी डायरेक्शन, कोई भी एक सिंगल डायरेक्शन नहीं थी, मल्टीपल डायरेक्शन से मल्टीपल लोग काम कर रहे थे। आगे चले, कोई डिसिप्लिन नहीं था, अनडिसिप्लिन, नॉइजी माहौल था, वहां पर डिस्टरबेंस थी, वहां पर नो सिस्टमैटिक वे, कोई सिस्टम नहीं था कि पहले काम कौन बंदा करेगा या पहले कौन बोलेगा, पहले कौन सा बंदा जो है वर्कआउट पूरा करेगा। उसके बाद देखिए, नो एनी लीडर वाज देयर टू लीड द टीम वर्क। हर टीम वर्क का हम एक लीडर होता है जो लीड करता है कि भाई इसको ऐसे करना चाहिए, ये हमारा गोल है, इसको कैसे हम वन वे डायरेक्शन बताएं ताकि सारे हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, मेंटली प्रिपेयर हो कि हमें करना क्या है और कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी है। नो टाइम मैनेजमेंट, कोई टाइम नहीं था, अगर हम किसी से कोई डॉक्यूमेंट भी लें तो डॉक्यूमेंट उड़ रहे थे, भागम दौड़ थी, आपने सारा कुछ पिक्चर में देख लिया। कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कैसे बैठा हुआ है ऑफिस के अंदर, लैक ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिस्टर्बेंस, all these impact were there on the unorganized culture। तो अब सेकंड पिक्चर को हम देखें कि सेकंड पिक्चर में आपने देखा, सेकंड ग्रुप ने मुझे ये बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर था, उसमें सारी चीजें मैनेज थी, डिसिप्लिन नजर आया उस पिक्चर में, शेयरिंग द टीम वर्क और द ग्रुप वर्क, आईटी स्किल्स यूज किए गए थे वहां पर, टाइम मैनेजमेंट, एक गोल सेट किया हुआ था, एक सिस्टमैटिक वे से वो बैठे भी थे और बारी बारी हर किसी को टाइम दे रहे थे आप अपनी चीजें एक्सप्लेन करें। कॉन्फिडेंस था, एवरीबडी वाज इन कॉन्फिडेंस कि हाउ टू टॉक, व्हाट इज द गोल। वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पे सारे लोग इकट्ठे बैठ के एक जगह पर डिस्कशन कर रहे थे। और क्या डेटा बता रही थी कि वर्क पेपर चल रहा है, एक तो आईटी भी था और हमने काम पेपरों के बीच में मींस डॉक्यूमेंटेशन एक प्रॉपर तरीके से रखी हुई थी, कोई भी चीज उड़ नहीं रही थी। अगर हम कोई भी चीज डॉक्यूमेंट वो एक दूसरे से ले रहे थे तो सिस्टमैटिकली वो चीजें डेटा शेयर हो रही थी विथ स्मूथली। कॉन्फिडेंस था, सिस्टमैटिक वे, रिस्पेक्ट ईच अदर, रिसोर्सेज वर देयर, लीडर वाज देयर टू लीड द ग्रुप एंड व्हाट वाज देयर, कंसंट्रेशन, एवरीबॉडी वाज लिसनिंग मींस एवरीबॉडी वाज रिस्पेक्टिंग हु इज टॉकिंग। तो ये तो पिक्टोरियल डेटा में आपने ये चीजें देखी। मैंने कुछ आपसे बेटा पहले भी डिस्कस की इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हम देखेंगे कि इसमें सारी चीजें आ गई। क्या हमने इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, अगर इस सिस्टम से काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा और टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फील मोर कंफर्टेबल, सपोर्टेड एंड वैल्यूज। जो आपने इसमें बताया कि जो एम्प्लॉय होगा वो कंफर्ट जोन में काम करेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट, जाहिर बात है जब हमारा गोल अचीव हो जाता है तो हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ बोनसेस मिलते हैं, कुछ हमारी सैलरीज में इंक्रीजमेंट होती है। अगर वो भी अगर पैसों की बात ना करें तो हमारे पास एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन देती है कि हाँ भाई आपने ये काम किया है, आपके लिए एप्रिसिएशन के लिए हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। स्कूल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं, अगर हम सिस्टमैटिकली वे काम करेंगे तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, स्कूल के ऊपर पड़ेगा। हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सम टाइम हम ऐसे प्लान कर लेते हैं, सम टाइम नॉट ऑल द टाइम, कोई चीज हमें अटक जाती है या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो हम एक जगह बैठ के सुकून से हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। अगर चीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होगी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा या मैनेजमेंट हमारी जो है मैनेज्ड होगी तो हम वहां पर डिसीजन भी ले सकते हैं स्मूथली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड नॉइस। कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस अगर हमारी एक ही डायरेक्शन, एक ही गोल होगा, अगर मेरा एम्प्लॉय जो है वो कॉन्फिडेंट भी है और उसको बेनिफिट्स भी है, वो कंफर्ट जोन में है, तो मेरे ख्याल से जो बंदा कंफर्ट होता है वो कम्युनिकेशन गैप वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती। जहां पर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में गैप्स आ जाते हैं तो बड़े बड़े ब्लेंडर्स हो जाते हैं। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में अगर हम काम कर रहे हैं, स्कूल के बारे में अगर हम बात करें तो टीचर के साथ
कोई ना कोई मसला है तो डायरेक्ट हेड के पास आते हैं कि मुझे हाफ डे चाहिए, या मुझे कोई मेडिकल लीव चाहिए, या मुझे कोई प्रॉब्लम है, सपोज सडनली कॉल आ गई, तो हम क्या करते हैं, उनको हम इमीडिएटली फैसिलिटेट करते हैं। अगर वो बातचीत मेरी इतनी अच्छी तरीके से नहीं होगी और टीचर भी डर रही होगी, टीचर भी क्लास तो ले रही होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शी विल बी डिस्टर्ब। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें आप हमें स्मूथली बता दें, बट इन लिमिट्स एंड एकेडमिक साइड। टीचर स्टूडेंट टीम वर्क, जाहिर बात है अगर हर चीज स्मूथली चल रही है हमारी एक्टिविटीज के अंदर, हमारे स्टूडेंट का बड़ा रोल है कि वो टीचर और स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे। टीचर ने एक टॉपिक बता दिया, बच्चे ने सर्च आउट करके टीचर को पूरी चीजें बता दी, तो ये क्या होगा, अगर चीजें हमारी मैनेज हैं तो हमारे स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी रिलेशंस अच्छे होंगे, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगी, कोई फेयर रहेगा, नो पनिशमेंट। आई थिंक इट इज ऑल्सो कम इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हम ऐसा कल्चर बनाएं जहाँ पर हमारे एम्प्लॉय, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, टॉप मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल हो, जो चीजें हो हमें वो कम्युनिकेट कर सकें। आगे चलते हैं, जाहिर बात है जब हर चीज पॉजिटिवली चलेगी तो हमारा दिल भी चाहेगा कि हम आगे आकर काम करें। अगर मैं कंफर्ट नहीं हूँ सपोज इस स्कूल में या यहाँ पर जो मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, क्या मैं ट्रेनिंग से अपने एफर्ट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकूंगी? इफ आई एम नॉट कंफर्ट then I am not supposed to stand over here and communicate whatever the knowledge I have to transfer. So मैं वो चीजें आपको ट्रांसफर नहीं कर सकूंगी, तब तक नहीं कर सकूंगी जब तक मैं कंफर्ट नहीं हूँ, आप लोग कंफर्ट नहीं है सुनने के लिए, तो वहां पर पॉजिटिविटी नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट करना चाहिए जहाँ पर पॉजिटिविटी हो और काम हो, वहां पर जहाँ पर हमारा कल्चर ऐसा पैदा करें जहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज, स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली काम कर सकें। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि बच्चों के अंदर डर खत्म करें ताकि वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सके। अगर बच्चा क्वेश्चन लेकर घर जा रहा है, इट्स लाइक आई थिंक इट्स ब्लेंडर के वो एक सवाल भी क्यों नहीं पूछा। बहुत सी टीचर्स हैं वो डांट भी देती है, ये जर्नल बात कर रही है, तो बच्चा इसलिए नहीं पूछता, या उनके लिए एनवायरनमेंट न्यू होता है। सपोज कोई न्यू एडमिशन बच्चा है, हमने ऐसा माहौल ही पैदा नहीं किया क्लास के अंदर जो बच्चा हमसे पूछे, तो वहां पर क्या होगा, बेटा हमें किस चीज की जरूरत है, पॉजिटिव वर्क कल्चर। द नेक्स्ट थिंग इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तब पैदा होगी व्हेन वी गिव द रिस्पेक्ट। अगर मैं बच्चे को डांटूंगी समहाउ वो मुझसे डरेगा, बट मैं रिस्पेक्ट नहीं करेगा। डर दूसरी चीज है, रिस्पेक्ट दूसरी चीज है। तो हम ऐसा माहौल पैदा करें स्कूल के अंदर, आइदर वी आर द एम्प्लॉय, आइदर वी आर द स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट, सो वो चीजें हमारी फुलफिल हो। अब आप लोग बताएं व्हाट यू लाइक, इफ यू आर द स्टूडेंट, इफ यू आर द एम्प्लॉय, व्हाट यू लाइक। पिक्चर 1 which is unmanaged and picture 2 is managed, what you like? What about you people? Picture 2. So everyone like the comfort zone, everyone like the benefits, everyone like the one direction, one goal, one leadership. So everyone is willing to work where you are comfort, means the organizational culture, equality is there, everything. ठीक है?